हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल। वॉइस क्लियर है? ओके, चलो जी, आ जाने दो अभी सभी बच्चों को। ओके, चलो जी। हाँ भाई, बोर्ड पे दिख तो गया ही होगा। हाँ, दिख गया बोर्ड पे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, एक मिनट यार, भी गर्मी लग गई। चलो, देखिए इधर, एटॉमिक हो गया, रेडॉक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, काइनेटिक हो गया, काइनेटिक हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, और अब कौन सा चल रहा है? काइनेटिक। तो पहले हम इन रैंडम चैप्टर को उठा रहे हैं जिनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पहले बता चुका हूं, हम उन चैप्टर्स को पहले फोकस कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेज ज्यादा हैं। मैंने गलत वर्ड बोल दिया, चांसेज ज्यादा हैं। इनके कोई चांस नहीं है, ये आते ही हैं। इसलिए इन चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। समझ में आ गया? इनके बाद एक और भयानक चैप्टर बचा हुआ है, खतरनाक, जो बवंडर मचा देता है केमिस्ट्री के अंदर। क्या नाम है उसका? केमिकल बॉन्डिंग। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बड़े खतरनाक चैप्टर है दोनों। तो थोड़ा सा आगे उठाऊंगा इनको, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक की बात करते हैं कि साहब केमिकल काइनेटिक में क्या है। केमिकल काइनेटिक आपका 3 क्वेश्चन देता हुआ आ रहा है जब से कोरोना आया। कोरोना के बाद बड़ा फैशन में चल रहा है ये चैप्टर। पहले इसकी कोई इज्जत नहीं थी मार्केट में, पहले इसकी नीट में कोई इज्जत नहीं थी। एक क्वेश्चन आता था मरा गिरा, तो हम भी इसे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। हालांकि फोकस का मतलब मेरा ये नहीं है कि इन्हें पढ़ना नहीं है। फोकस का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर वो बता दो कि मेरे इतने नंबर आ जाए कि मेरा लास्ट में पूंछ पकड़ लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो टॉप रैंकर बच्चा है तो वो तो हमसे पूछता है सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो हमारा तो एक ही जवाब होता है कि बेटा कम से कम चॉइस तो पढ़ो, है कि नहीं। अगर ज्यादा पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, 24 तो पर डे पढ़ो आप। पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर समझ में आनी चाहिए, वो तो सबके आ जाती है, वो तो सबके समझ में आता है। तो लेबोरियस होना बहुत जरूरी है। लेबर अलग होता है, लेबोरियस अलग होता है। लेबर वर्क का मतलब कि किसी भी डायरेक्शन के बिना आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डायरेक्शन का पता नहीं, आप मेहनत करे जा रहे हो, आप इधर भी 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 जा रहे हो, बराबर मेहनत चारों डायरेक्शन में कर रहे हो, तो टोटल इक्वल फोर्स तो नेट 0 हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में मेहनत करो, एक ही स्ट्रेटजी प्लान करो, एक रणनीति बनाओ, एक अच्छी सी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और उसी प्लानिंग के बेस पर आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, प्लानिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जहां प्लानिंग गड़बड़ होगी वहां मामला खराब हो जाएगा। चलो जी, बच्चे सेट हो गए, ज्यादा भाषण बंद। पढ़ो जी साहब, पहला क्वेश्चन। मैंने कहा ना क्वेश्चन के साथ अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। एक रिएक्शन दे रखी है उसने आपको,
और वो कह रहा है कि इसकी डिसअपीयरेंस रेट ए की मुझे इतनी दे रहा है कि 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, और मेरे से पूछ रहा है कि बी के डिसअपीयर होने की रेट, मेरे से कह रहा है कि सी के अपीयर होने की रेट, मेरे से कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब देखिए डिसअपीयर होना, अपीयर होना या रेट ऑफ रिएक्शन होना, ये क्या चीज है। सबसे पहला टर्म आता है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट क्या होता है, एक तरीके से स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेते हैं अपन। तो कोई रिएक्शन की डिस्टेंस थोड़ी होती है कि साहब मैंने एक रिएक्शन यहां चालू करी और 1 घंटे में बॉम्बे पहुंच गई। अरे ऐसा होता है क्या। किसी भी रिएक्शन का डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम कितना चेंजेस आया। तो रेट जो होती है dC/dt, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, हमेशा 1 मोल के लिए निकाली जाती है। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम होने वाला चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज स्पेसिफिक होती है, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन की रेट बराबर होती है, ये स्पेसिफिक होती है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकती है। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये है, उसने मुझे एक रिएक्शन दी है, पेन कौन सा लिया मुझे पता नहीं, पहले पेन सेट कर लेता हूं, कौन सा लूं जो सुंदर दिखे। ये मोटा कर दिया और मोटा ले लो, ये ले लीजिए और ये लो, हटाओ जी, प्रोग्राम चालू करें। हाँ जी, अब क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे को रिएक्शन कौन से दिए मेरे बच्चों, 2A + B से बन रहा है 2C। देखिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने बताया था, रेट क्या होता है, R बराबर होता है dC/dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जैसे A के लिए पहले बताओ dC/dt, C कंसंट्रेशन किसकी है साहब, A की। कंसंट्रेशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली होता ही एक्टिव मास है। अब एक्टिव मास क्या होता है मैं पहले बता चुका, अपन उसके अंदर पढ़ेंगे जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। लेकिन रेट हमेशा कंपाउंड के 1 मोल के लिए निकाली जाती है, 2 मोल दे रखे देन दैट इज 1/2 1 मोल के लिए। ऐसे डीबी का निकाल लो, डी सी जो कंसंट्रेशन है बी की बाय dt, ये तो पैदा ही सी 1 मोल है। ऐसे सी की निकाल लो, डी सी बाय dt, ये 1 मोल के लिए निकाली जाती है। अब देखो रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम घटता है तो घटने पर साइन लगाया जाता है माइनस का, घटने पर साइन लगाया जाता है माइनस का, और बनने पर साइन लगाया जाता है प्लस का। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। रेट का मतलब होता है dC/dt, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए निकाली जाती है, जितना मोल दे रखा है उससे डिवाइड कर दो। शायद समझ में आ गया होगा। हेलो मारा बच्चों, सब ये क्या कर दिया, अरे रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर ही रहेगी। अब कैसे समझ में नहीं आया, जैसे ए के घटने की रेट जितनी ज्यादा होगी सी के बनने की रेट उतनी ज्यादा होगी। आप नहीं पढ़े पल्ले, आओ, एक गिलास लिया मैंने खाली और एक गिलास लिया पानी से भरा हुआ, मैं धीरे धीरे खाली कर रहा हूं तो ये तेजी से भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे खाली कर रहा हूं, धीरे धीरे भर, तेजी से खाली किया तेजी से भरा, जितना तेजी से रिएक्टेंट घटेगा उतना तेजी से प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट के घटने की रेट प्रोडक्ट के बनने की रेट के बराबर होती है, यानी कि सबकी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है। अरे ऐसा तो साहब आपने बी के बराबर क्यों कर दी, ठीक है रिएक्टेंट के घटने की रेट प्रोडक्ट के बनने की रेट के बराबर होती है, तो ये बी के बराबर क्यों कर दिया। अरे ये जितना तेजी से रिएक्शन करेगा उतनी तेजी से ये रिएक्शन करवाएगा। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, तो बताओ ये धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, ये तो ये भी तो धीरे धीरे ही करेगा इसके साथ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनेगा। ये तेजी से रिएक्शन करेगा तो इसके साथ भी तेजी से रिएक्शन हुई, ये जितना तेजी से रिएक्शन करेंगे उतना ही
तेजी से आपका प्रोडक्ट बना। तो मतलब जितना तेजी से ये रिएक्शन करेंगे, जितना तेजी से ये रिएक्शन करेंगे, तो मतलब इनके रिएक्शन करने की रेट बराबर हो गई ना। तो रिएक्टेंट की घटने की रेट प्रोडक्ट की बनने की रेट के बराबर होती है। समझ में आ रहा है हमारे बच्चों? ठीक है। अब इनमें दो तीन टर्म समझ लीजिए। ये जो होता है ना माइनस माइनस प्लस, इनका कोई मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। माइनस और प्लस रिएक्शन के घटने या बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। ए का घटना, बी का घटना, सी का घटना, बी का बढ़ना, जो भी है। मैथमेटिकली इनका कोई यूज नहीं है। ये इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, घटने या बढ़ने को। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो माइनस प्लस का साइन लगाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। शायद समझ में आ रहा होगा। अब देखो, ये जो पूरा है ना, ये पूरा कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कहा था ना, एक मोल के लिए निकाली जाती है। दैट इज पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं केवल यू बोलूं माइनस डी बाय डी टी, इसके मतलब क्या है? माइनस का मतलब घटने की रेट। किसके घटने की रेट? ए के, यानी कि रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए। और अगर मैं माइनस डीबी बाई डी टी बोलूं तो रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ बी। और अगर मैं प्लस डीसी बाई डी टी बोलूं तो रेट ऑफ डिसएपीयरेंस की जगह क्या लिखोगे? अपीयरेंस ऑफ सी। डिसएपीयरेंस या अपीयरेंस लगाया जाता है तो यू लिखा जाता है डीसी बाई डी टी। डीसी बाई डी का मतलब होता है रिएक्टेंट के घटने की रेट या रिएक्टेंट के बनने की रेट। लेकिन अगर आपने यहां 1/n लगा दिया, क्या लगा दिया आगे? 1/n लगा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। मैंने कहा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड। शायद समझ में आ गया होगा हमारे बच्चों। अब अपन अपना न्यूमेरिकल चालू करते हैं। देखें न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर एमडी सिंह। ठीक है बेटा, ओके। अब अपने जरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब आपका न्यूमेरिकल आपको करना है, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो क्या लिखोगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन में 1/2 डी अपॉन डी टी बराबर डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी सी अपॉन डी टी। आपको साइन जरूर लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता कितनी बार नीट पूछ चुका है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है? वो ये है, a chemical reaction occurs as follows, then find the correct rate of expression, then find the correct rate of expression। तो आपको चार ऑप्शन देगा, कहीं माइनस लगा देगा, कहीं प्लस का साइन नहीं लगाएगा, कहीं 1/2 1/3 लगाना भूल जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहा है? मेरे को उसने ए के डिसअपियर होने की रेट दे रखी है, यानी कि ए के डिसअपियर होने की रेट दे रखी है। वो कितनी दी है? 2 × 10⁻²। और बी के अपियर होने की, सॉरी, बी के डिसअपियर होने की और सी के अपियर होने की रेट मेरे से पूछ रहा है, और लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। क्या समझ में आ रहा होगा? अब मेरा पहला क्वेश्चन है ये रहा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये पूछ रहा है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो क्या 1/2 डी अपॉन डी टी, क्या डीबी अपॉन डी टी के बराबर है? माइनस प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है क्या? डी अपॉन डी टी की, डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही 2 × 10⁻²। साइन तो घटने बढ़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ क्या मेरे पास बी के डिसअपियर होने की रेट आ गई क्या? तो बताओ बी के डिसअपियर होने की रेट कितनी आ गई मेरे पास बच्चों? 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मेरे से उसने कहा सी के अपीयर होने की रेट बताओ। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। कोई जरूरी नहीं है इन दोनों को करो, आप इन दोनों को भी कर देना, बात एक ही है। इसी से कर देता हूं। देखो इससे करूंगा तो बताओ ये दोनों का हाफ एंड हाफ क्या हो गया? आपस में कट गया। तो बताओ डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस लग रहा है, बराबर किसके हो गया बताओ?
dc अपॉन dt, यानी कि a के घटने की रेट c के बनने की रेट के क्या है, बराबर है। तो क्या मेरे पास d अपॉन dt की वैल्यू है क्या, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अरे यस सर, नो सर, समझ में आ गया। अब अगला देखो जरा सी, रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में इससे निकालू, इससे निकालू, कि इससे निकालू, कि किसी से निकाल लू, सबसे बराबर आएगी। मैं निकालता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे पहले वाले से निकालता हूं 1/2, माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है, डी अपॉन डी टी। जरा देखते हैं कि सबसे वैल्यू बराबर आती है क्या। दूसरा जैसे dB अपॉन dt से निकाला, तीसरा जैसे मैंने 1/2 dc अपॉन dt से निकाला। आओ चेक करते हैं, क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है, लिखो कितनी है, 1/2। बताओ d अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या dB बाई dt की वैल्यू आ गई क्या आपके पास, 10 टू द पावर -2। क्या dc बाई dt की वैल्यू है आपके पास, dc बाई dt की, ये रही 2 इंटू 10 टू द पावर -2। काटो, ये कट गया, काटो, ये कट गया, तो बताओ 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, यूनिट सबकी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं यही तो कह रहा था कि रिएक्टेंट के घटने की रेट या प्रोडक्ट के बनने की रेट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इज दैट क्लियर। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। जितना तेजी से रिएक्टेंट घटता है उतना ही तेजी से आपका प्रोडक्ट बनता है। यस और नो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये ऑर्डर पॉर्डर का क्वेश्चन तो करेंगे बाद में, पहले इनसे रिलेटेड कुछ चीज पढ़ लेते हैं। देखिए इधर, पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला होता है, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ये आपको याद होनी चाहिए, हालांकि ये पूरा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या की कैलकुलेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की कैलकुलेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंप्लीट की कैलकुलेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ की वैल्यू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है, टी 3/4 निकालना है, टी 7/8 निकालना है, टी 66.6% निकालना है, टी 99.9% निकालना है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स निकालनी है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। जीरो ऑर्डर के आपको एग्जांपल पढ़ने हैं, जीरो ऑर्डर के आपको ग्राफ्स करने हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपके ग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस करने हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन सारी चीजों को समराइज कर दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, देखते रहिए। टी टी नाम से लग रहा है टी टाइम पर कंसंट्रेशन। साहब ये किसकी कंसंट्रेशन है, तो आपने लिया क्या था पहले, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। रेट डिपेंडेंट किस पर होती है, आपकी रोटी बनती किससे है, आटे से बनती है, तो आटा कौन है, रिएक्टेंट है, तो रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सब कुछ रिएक्टेंट का है। टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जीरो टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, के ये तो जानते ही हो रेट कांस्टेंट है। टी वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। समय चालू हो गया, आपने पानी खाली करना चालू किया तो रिएक्टेंट घटना चालू, तो वो समय जिसमें रिएक्टेंट घट रहा है, या वो समय जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, या वो समय जिसमें रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो समय जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, वो समय जिसमें रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब सीधा सा एक ही है, वो समय जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर, शायद समझ में आ गया होगा। शब्द पे ध्यान देना चैप्टर के अंदर। अब एक और चीज बता देता हूं, टी हाफ, ये तो पहला पॉइंट है, नॉर्मल फॉर्मूला सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। टी टाइम पर रिएक्टर की कंसंट्रेशन जीरो, समझ में आ गया होगा, अभी उठाया थोड़ी देर पहले। अब आता है इसमें टी हाफ कैसे निकालते हैं। टी हाफ नाम से लग रहा है, देखिए, चलो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझा देना। टी हाफ का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का आधा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। टी हाफ का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का आधा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सीटी की जगह क्या लिखोगे आप, सी नॉट बाई टू, रिएक्टेंट का आधा हो गया ना, सी नॉट आपका सी नॉट ही है, माइनस के है टी, यानी कि वो समय जिसमें माल आधा हो गया।
तो टी हाफ से क्या समझे? टी हाफ यानी कि टी के नीचे जो लिखा होता है वो हमें क्या समझाता है? ये वो समझाता है कि रिएक्टेंट कितना खर्च हो गया। टी हाफ मतलब रिएक्टेंट आधा खर्च हो गया। टी 3/4 रिएक्टेंट 3/4 खर्च हो गया। अरे यस सर, नो सर। टी 7/8 रिएक्टेंट 7/8 खर्च हो गया। टी 66.6% रिएक्टेंट इतना खर्च हो गया। ये ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल खतरनाक है जो आगे आने वाला है। अब तो शर्म आ रही होगी मेरे बच्चों, इसको इधर लेके चले जाओ, भैया को इधर ले आओ, तो बताओ C0 माइनस C0/2 तो ये हो गया इधर आकर, ये इधर आ गया माइनस से प्लस हो गया KT हाफ। ये तुम्हारा काटो, C0/2 हो गया। आप चाहो तो K को नीचे ले आओ, तो आपके पास T हाफ की वैल्यू आ गई C0/2K। अरे यस सर, नो सर मेरे बच्चों, C0/2K। ये आपका जीरो ऑर्डर का टी हाफ हो गया। तो अगर मैं टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन निकालूं तो C0 हो गया, 2 और K तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? टी हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट कम होगा तो टी हाफ भी कम होगा। रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन मतलब माल, माल आधा तो समय भी आधा, माल दुगना तो समय भी दुगना। ये टी हाफ के लिए है। तो सब फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा? तो सब सेकंड ऑर्डर का क्या होगा? अब फ्रैक्शन ऑर्डर का क्या होगा? हालांकि फ्रैक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, जीरो ऑर्डर भी सिलेबस में नहीं है, जीरो और फर्स्ट अपने सिलेबस में, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। लेकिन पढ़ने में क्या जाता है तो एक जैसा ही। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, वो जो क्या नाम है, जीरो ऑर्डर का हो गया। ऐसा ही अपन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का के निकालने का देखो, अब मैं क्लास में पूरा डेरिवेट कराता हूँ, ये सारा ये पूरा डेरिवेट कराते हैं, पर क्लास में आधा आधा एक एक पेज का मैंने एक MTR ही बना रखा है जिसमें बिना डेरिवेशन के सॉल्व हो जाता है, वो आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303/T log C0/CT। या इसे यू भी लिखा जा सकता है, K बराबर 2.303/T log A/A-x। E0 मतलब रिएक्टेंट की शुरू में कंसंट्रेशन क्या है जीरो टाइम पर, जीरो टाइम मतलब जब पिक्चर चालू नहीं हुई है। टी क्या है? रिएक्टेंट की टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है? केवल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। चलो इसके बोल के देखो, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? और A-x का मतलब क्या है? रिएक्टेंट की टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है? अगर A-x में से x पूछे तो बताओ x क्या है? रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में बदल गया। हिंदी में समझो, मेरे पास 10 रुपए थे, C0। मेरे पास 4 रुपए रह गए, दैट इज CT। टी टाइम पर कितने बचे? अरे यस सर, नो सर। अब दोबारा सुनो, मेरे पास 10 रुपए थे, ए कह दो या C0 कह दो, एक ही बात है। मेरे 4 रुपए खर्च हो गए, तो एक्स दे दिया, खर्चा है एक्स, खर्चा। 4 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने? 10 माइनस 4। बैठी भेजे में, ठीक है। ए या C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, CT या A-x का मतलब टी टाइम पर कंसंट्रेशन, एक्स का मतलब रिएक्टेंट कितना खर्च हो गया। शायद समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, चीज तो अब बताएंगे हमारे बच्चों। हम्म चलो एक चीज और बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले। एक टी हाफ भी बता देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के बोलो, के बराबर 2.303/T log C0/CT या A/A-x। T0 का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। TT मतलब टी टाइम पर कंसंट्रेशन। अगर मैंने टी की जगह टी हाफ ले लिया, मतलब समय आधा हो गया।
मतलब पिक्चर आधी हो गई, मतलब इंटरवेल आधा हो गया, मतलब जो पिक्चर शुरू में स्टार्ट हुई थी वो आधी हो गई, यही है ना। अरे टी हाफ का मतलब मामला आधा हो गया, पिक्चर आधी हो गई। नहीं बैठा। अगर मैं टी हाफ निकालता हूं, आप बाय टू कर दो, 1/2 रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 2.3 अपॉन के लॉग, ये काट दिया तुम्हारा लॉग 2। लॉग में हमेशा बेस में 10 मानते हैं, लॉग 2 की वैल्यू जानते हो 2.303, लॉग 2 की वैल्यू 3010 अपॉन के। लॉग की सारी वैल्यू लिखा दूंगा, एमटीआर भी लिखा दूंगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में। इसको सॉल्व करोगे 0.693 अपॉन के, ये टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर मैं इसको बोलूं कांस्टेंट, इसको बोलूं कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है क्या? अगर मैं रिएक्टेंट को दुगना कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या टी हाफ पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे यस सर, नो सर, आप कुछ भी करो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अपन अपने एमटीआर पे चलते हैं। देखो मेरे बच्चों, देखो टी हाफ का क्वेश्चन लगभग हर साल नीट पूछता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर का हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो। मैं तो सेकंड का भी बता दूं, किसी का ही बता देंगे अपन तो। आप एक एमटीआर याद रखना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a⁻n-1। ए की जगह आप सी नॉट भी कह सकते हो, कोई ए कहता है कोई सी नॉट कहता है, बात एक ही है। अरे यस और नो? एन क्या है? एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर तो जानते होंगे। अरे यस और नो? जो ऑर्डर भी नहीं जानता, पाउडर लगा के घूमो। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे ये कहीं भी लगाया जा सकता है आपका फॉर्मूला, मान लेते हैं मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो बताओ जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a⁻0-1, यानी a⁻−1, a-1 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या इसे मैं डायरेक्ट यूं लिख दूं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल a? अगर यही क्वेश्चन मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखता हूं, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1-1, फर्स्ट ऑर्डर n1 हो गया, एक में से एक गया तो जीरो। किसी भी चीज की पावर पे जीरो आता है तो मतलब वो 1 हो जाता है, तो 1/1 कुछ भी नहीं बचा, मतलब कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, शायद समझ में आ गया हो। अगर मान लो मैंने सेकंड ऑर्डर के बारे में कुछ कहा, तो सेकंड ऑर्डर का टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a⁻2-1, 2-1, दो में से एक गया एक, ए 1/a⁻1, मतलब 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, तीनों को ढंग से समझो आप। इसका मतलब क्या है, माल आधा समय आधा, टी हाफ आधा, माल आधा समय आधा। इसका मतलब क्या है, माल आधा कर दो, मतलब रिएक्टेंट आधा कर दो, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, माल आधा समय दुगना, माल आधा समय दुगना, माल आधा समय दुगना। अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ो आप, और बहुत ही तमीज के साथ अपन इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। अरे सर, नो सर, पढ़ो सवाल। ये कह रहा है कि जीरो ऑर्डर, ओ माय गॉड, पढ़ते ही समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए की 10 मोलर है, और मेरे से रिक्वायर्ड टाइम पूछ रहा है कि ए को 10 मोलर से 2.5 मोलर होने में कितना समय लगेगा, यदि इसने मुझे हाफ लाइफ दे रखा है। हाफ लाइफ कहते मेरे एक चीज समझ में आ गई, ज्यादा वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसा और नो, मैंने देखा पहले समय के मतलब कंसंट्रेशन कितनी थी, 10। 10 से वो कह रहा है कि 10 से 2.5 होने में कितना समय लगेगा, तो पहले 10 से 5 होगा ना, फिर 5 से फिर आधा होगा, और आधा करते जाओ अगर वो आगे पूछे तो, लेकिन उससे 10 से 2.5 होने में समय पूछा है, तो मुझे पता है कि ये टी हाफ है, दैट इज ऑल्सो टी हाफ।
अब बताओ यहाँ क्या मुझे टी हाफ की वैल्यू दे रखी है क्या? उसने पहला टी हाफ उसने 10 मिनट का दे रखा है। अब दूसरे से फर्क आएगा। आपकी ऑर्डर कौन सी है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में आप देखिए कंसंट्रेशन, माल आधा हो गया तो समय भी आधा हो गया। तो आपका माल अब पहले से तो आधा हो गया ना, पहले 10 था 5 हो गया, माल आधा हो गया तो फिर आपका समय भी तो आधा होएगा। तो समय कितना हो जाएगा आपका? 5 हो गया। अरे यस सर, नो सर, हमारी बात समझ में आ रही है? तब अगर ये क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का होता तो फर्स्ट ऑर्डर में समय का माल के साथ कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही रहेगा। क्लियर? तब अगर सेकंड ऑर्डर होता तो माल आधा होता, समय दुगना हो जाता। माल आधा हो गया तो समय दुगना हो जाएगा, 10 की जगह 20 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया होगा? लेकिन उसने मेरे से जीरो ऑर्डर का पूछा है तो वो कह रहा है कि 10 से लेके 2.5 होने में कितना समय लगा। तो टोटल समय कितना लगा? 10 + 5 × 15 मिनट। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। कोई के सामने ना, मेरे को तो बढ़िया बड़े वाले तरीके से बताओ, क्योंकि मेरे को तो आदत है बर्बाद होने की। चलो जी आओ दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एमटीआर से ना करके। आपका फॉर्मूला क्या है जीरो ऑर्डर का? सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस ए टी। समझ में आ गया? टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी? टी टाइम पर अब 2.5 दे रखी। ये कह रहा है ना 10 से 2.5, ये समय पर ही तो हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी प्रारंभ में? साहब 10 है। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही नहीं, साहब बाद में निकालेंगे। टी हाफ कितना दे रखा है आपको? टी हाफ, टी हाफ थोड़ी है ये। वो यही तो कह रहा है 10 से 2.5 होने में लगा समय, तो टी तो मुझे निकालना है, तो पहले तो मुझे के निकालना पड़ेगा। अरे यस और नो? तो के निकालने के लिए आपको फिर दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या मैंने अभी टी हाफ का फॉर्मूला बताया था कि टी हाफ बराबर सी नॉट अपॉन 2 के? तो के बराबर क्या हो जाएगा? सी नॉट अपॉन 2 टी हाफ, 2 टी हाफ। तो बताओ शुरू में कंसेंट्रेशन कितनी है इनिशियल? 10। 2 टी हाफ कितना है? टी हाफ 10। ये काट दिया तुम्हारा 10 से 10, 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। ये के की वैल्यू आ गई। अरे यस और नो? तो यहां पर के की वैल्यू पुट करो 2.5 10। के की जगह कितना लिखोगे? 0.5। आपको ये टी निकालना है। 0.5 कह दो, 1/2 कह दो, इधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो बताओ 0.5 × टी, और ये 10 में से 2.5 गया तो 7.5। तो टी बराबर कितना हो गया? 7.5 × 0.5। कितना हो गया ये बताओ? 15 मिनट आ गया के? हैं? कुछ गड़बड़ी करिए क्या? देखो, लगाओ दिमाग। अरे यस सर, नो सर। है? अब ठीक है, 1/0.5 × 15 मिनट आ गया। ऐसे कभी मत करना पेपर में, ये कंफ्यूजिंग वाला और टाइम किलिंग वाला है। शायद समझ में आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो एक जगह मैं कुछ सेकंड के लिए रुका था यहां पे, k इक्वल टू 0.5 मैं रुका था कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, यूनिट के लिए रुका था मैं। अब पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास यूनिट का भी एक क्वेश्चन आ गया, मतलब एमटीआर। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं कम चीजों में इतना समझा दूं, कम टाइम में इतना समझा दूं, और कम चीजों में इतना समझा दूं कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपके अंदर वो रिजॉल्व हो जाए। अब देखिए यूनिट निकालने का तरीका, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब यूनिट निकालने का आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बता देता हूँ कि एक ही यूनिट निकालने का। नीट ने खूब सवाल पूछे हैं आपको रिएक्शन दे देकर। ऐसा नहीं पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट की, सेकंड ऑर्डर की यूनिट की, जीरो ऑर्डर की यूनिट की, थर्ड ऑर्डर की यूनिट। कई बार रिएक्शन देके पूछ लेता है आपसे। आपसे कहेगा कि भाई साहब एक रिएक्शन हो रही है 2a + 3b = 4c, इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। तो रेट कांस्टेंट आप निकालना जानते हो ना, R = K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन जब भी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल पावर में चले जाते हैं। तो K बराबर फिर R, फिर आप A की पावर 2 करते हो, फिर B की पावर 3 करते हो, रेट की यूनिट लिखते हो, मोल पर लीटर लिखते हो कि नहीं, पर सेकंड। अरे यस सर, नो सर। फिर यहाँ पर A की कंसंट्रेशन लिखते हो मोल पर लीटर की पावर 2, फिर लिखते हो मोल पर लीटर की पावर 3, फिर उल्टा पुल्टा करके आंसर निकालते हो। लेकिन जब ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर कि जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लो, यदि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तब फिर और जागा जाते हैं। कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाने दो इसको। आपको क्या याद रखना है? एक एमटीआर। क्या याद रखना है बच्चों? एक एमटीआर। और वो एमटीआर क्या है? मोहन लाल तिवारी। मोहन लाल तिवारी, ये के की यूनिट का फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट की यूनिट का। ये तुम्हारा मोहन, ये तुम्हारा ही लाल, ये तुम सबका तिवारी। मोहन की पावर पे 1 माइनस एन, एन माइनस 1, टाइम ऑलवेज माइनस। अब साहब एन क्या है? एन, एन, एन आपका कुछ भी हो सकता है। एन आपकी मॉलिक्यूलरिटी भी हो सकता है, और ये आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो आपको ऑर्डर को प्रायोरिटी पे रखना है। तब हमें ऑर्डर का पता कैसे लगेगा? वो मुंह से बोलेगा, क्योंकि ऑर्डर तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। वो बताएगा, आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि जीरो ऑर्डर है तो एन जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है तो एन वन, सेकेंड ऑर्डर है तो एन टू। कुछ नहीं बोले तो मॉलिक्यूलरिटी से आंसर निकालना है। हल्के में मत ले जाना बच्चों, है ना, तमीज से ही पढ़ना इसको। अब वो क्वेश्चन मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा था, यही लिखा होगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 4, जो भी लिखा था। इसके मेरे से रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो एक ही आता है, ये मोहन और ये लाल, ये तिवारी। 1 माइनस एन, एन माइनस 1, और टाइम पे ऑलवेज माइनस 1। यही है मोहन लाल तिवारी। अब बताओ, 1 माइनस एन, क्या सवाल में ऑर्डर बोला क्या? नहीं साहब, बोला ही नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी ले लो, कितने मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट के। तो अब रिएक्टेंट क्यों लिया, कितने बार समझाऊं? रेट में रिएक्टेंट ही तो लेते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ टोटल मॉलिक्यूल कितने हुए? 3 और तो 5। 1 माइनस एन, एन माइनस 1, 5 माइनस 1, टाइम ऑलवेज माइनस 1। तो बताओ मोल पे क्या हो गया? इनवर्स 4। लीटर पे क्या आ गया? 5। टाइम जो भी हो, सेकंड, मिनट, आवर, जो भी हो, जनरली सेकंड में देता है, ये लो। अगर वो पूछे कि ये सवाल, एक रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक को फॉलो करती है, तो जीरो ऑर्डर कह दिया, तो अब ऑर्डर को आपको क्या बोलते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको फिर जीरो से जवाब देना है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं। फिर आप क्या लिखोगे? 1 माइनस एन, एन माइनस 1, टाइम ऑलवेज माइनस 1। तब आपकी ऑर्डर ये हो जाती। शायद समझ में आ गया होगा। तो बताओ, मोहन लाल तिवारी, बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट बताओ के की। 1 माइनस एन, एन माइनस 1, टाइम ऑलवेज माइनस 1। ये तो 0 0 1, तो टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स हो गई। ये फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। जीरो ऑर्डर की बताओ, मोहन लाल तिवारी, 1 माइनस एन, एन माइनस 1, टाइम माइनस 1, तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर का बताओ, मोहन लाल तिवारी, सेकंड ऑर्डर का 1 माइनस एन, एन माइनस 1, टाइम माइनस 1, मोल इनवर्स 1, मोल इनवर्स 1 हो गया। फिर लीटर 1, सेकंड माइनस 1। शायद समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन में नहीं था। कॉपी कर लो, कॉपी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खतरनाक क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? A2 प्लस B2 इक्वल टू 2AB, इसकी मैकेनिज्म दे रखा है, मेरे से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। देखिए जो ऑर्डर होती है ना, ऑर्डर,
किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा रेट एक्सप्रेशन से निकाली जाती है। आप चाहो तो इस लाइन को नोट कर लीजिए। अब देखो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आने वाली है। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय रेट एक्सप्रेशन, और रेट एक्सप्रेशन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या लगता है? कांस्टेंट। ठीक है, फिर आपको रिएक्टेंट लेना है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। बताओ रेट के लिए अपन कौन सा स्टेप काम में लेते हैं? केमिकल काइनेटिक की जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, इस चैप्टर का जब अपन इंट्रो पढ़ते हैं, तो उसी में अपन पढ़ लेते हैं कि 3 तरीके की जो होती है ना रिएक्शंस होती है, वेरी स्लो, स्लो और फास्ट। कई जगह स्लो, मॉडरेट और फास्ट ऐसे लिखा रहता है। तो जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है और जो वेरी फास्ट या फास्ट रिएक्शन होती है, उनकी स्टडी केमिकल काइनेटिक में नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, क्या उसकी मैकेनिज्म आती है आपको? अरे साइंटिस्ट ही नहीं ढूंढ पाए, तुम तो कहां से ढूंढ लोगे? क्या आता है आपको? CO2 + H2 = C6H12, इसके अलावा कुछ आता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने में 10 की पावर -15 से 10 की पावर -17 सेकंड का टाइम लगता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। आज तक ही पता नहीं लगा उसके मैकेनिज्म का। आयनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है? हाँ, सब आती है ना मेरे को। देखो एन, अबे ये मैकेनिज्म नहीं है, ये तो एक्सप्लेन करने का तरीका। एन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया Na+, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया Cl-, दोनों जुड़ के Na ये मैकेनिज्म है इसकी। आज तक आयनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म का, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का पता नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इनकी स्टडी नहीं कर सकते अपन। कई रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जैसे आयरन पर रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना। तो वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन की स्टडी केमिकल काइनेटिक में नहीं कर सकते। हम स्लो रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं, जो कुछ टाइम में, यानी कि कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब इतनी सारी मैकेनिज्म है, तो मुझे रेट निकालने, तो मुझे स्लो स्टेप काम में लेना पड़ेगा, जो पेपर वाला आपको देगा। यस और नो? तो स्लो स्टेप आपका ये रहा सेकंड वाला। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको सेकंड स्टेप वाले की लेनी पड़ेगी, और इस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना तो आता होगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए हो गया रिएक्टेंट में, दूसरा हो गया बिट्टू, और दोनों की पावर में आ रहा है 1 1। एक एक ही है ना। लेकिन जब भी रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, तो ध्यान रखना, पहली बात तो मैंने बताया था, ऑर्डर हमेशा रेट एक्सप्रेशन से निकलती है। बिना रेट एक्सप्रेशन के आप ऑर्डर का जवाब नहीं दे सकते। जब भी आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हो या पेपर वाले ने आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखे, तो आपको ध्यान रखना रेट एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट या डमी रिएक्टेंट को नहीं लिखा जाता। कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें इंटरमीडिएट टेक पार्ट करता है, लेकिन वो अपने, पहली बात तो सिलेबस की बात नहीं है, और दूसरा तो टाइम भी नहीं है। नीट ने कभी पूछा नहीं है, इसलिए समझाऊंगा भी नहीं। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की बात करें, तो इस चैप्टर को मैं कंप्लीट 1 घंटे में भी करा सकता हूं, जिसमें आपका पूरा नीट का पेपर आ जाएगा, ये गारंटी है। और इस चैप्टर को मैं 1 साल में भी खत्म नहीं कराऊं, उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक स्ट्रेटजी बनाकर आपको प्लान करना है। आपको वो पढ़ना है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें क्या आता है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पढ़ाई में से नीट में क्या आता है, वो चीज मैटर करती है। और क्या आता है, वो आपने कभी सीनियर्स जो मुझसे पढ़े होंगे, हजारों लाखों बच्चे पढ़ा दिए, कुछ तो टकराएंगे आपसे, देख लेना एक बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मुझे कैसे पहचान में आएगा कि यार इनमें से मुझे किसे रखना है या किसे हटाना है? इंटरमीडिएट या डमी रिएक्टेंट को पहचानने का एक ही तरीका, मेन रिएक्शन को देखो। जो मेन रिएक्शन में नहीं है वही तो इंटरमीडिएट है। ऐसा नहीं है कि आप यू काट रहे हो, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो और फिर बना रहे हो कि साहब ये कट गए। अरे इतना टाइम थोड़ी लगाना है यार। डमी रिएक्टेंट की मैं सीधा सा तरीका बताता हूं, द रिएक्टेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन रिएक्शन। अब क्या आपका बिट्टू मेन रिएक्शन में है क्या? बिट्टू बिट्टू ये रहा ना सर, बिट्टू क्या ए मेन रिएक्शन में है क्या? हाँ सब है ना। अरे ए नहीं है, ये A2 है। ए कहाँ है? तो आपको ए को हटाना पड़ेगा। तो क्या ए को यूं ही हटा दोगे? क्या हट जा भैया, ए को हटाना पड़ेगा, मतलब इसकी जगह आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो सब कैसे हटाएं? तो इसके लिए आपको उसने, पेपर वाले ने हिंट दिया हुआ है। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब ये रहा, ओ माय गॉड ये रहा ना, तो इससे निकाल लो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट लिखते हैं, कंसंट्रेशन 2 है तो A², प्रोडक्ट की नीचे लिखेंगे A2। आपको चाहिए क्या? मुझे तो A चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
तो ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए टू, यही है ना, के इंटू ए टू। स्क्वायर हटा तो इनकी पावर में क्या चल जाएगा, 1/2। तो बताओ आप क्या लिखोगे, आर बराबर के, ठीक है, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूं, हट जा रे, आर बराबर के, ये रहा। और फिर ए की जगह आपके पास क्या आ गया बताओ, के पावर 1/2, ए टू की पावर 1/2, और बिट्टू, बिट्टू तो पहले का ही है, और ये तुम्हारा बिट्टू की पावर 1। ऑर्डर निकालना तो जानते हो। रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी, अब पहली चीज क्या जरा देखना, अब जो मैंने दोनों चीजें लिखी है वो मेन रिएक्शन में है क्या, ए टू भी है बिट्टू भी है, ए टू भी है बिट्टू भी है, मतलब मैंने सही लिखा है। तो रेट एक्सप्रेशन में उन्हीं को लिखा जाता है जो इंटरमीडिएट नहीं होते हैं। रेट एक्सप्रेशन में उन्हीं को लिखा जाता है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। रेट एक्सप्रेशन में उन्हीं को लिखा जाता है जिनसे ऑर्डर निकाली जाती है। जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है वो रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखे जाते। साहब क्यों नहीं लिखे जाते, आओ पिता लगाएं, आओ पिता लगाएं। जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है उसी से तो रेट निकलती है। तो रेट के लिए कंसंट्रेशन में चेंज होना जरूरी है। जब कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा तो रेट कैसे चेंज होगी, तो उसे लिख के क्या करोगे। अरे हमारी बात अरे काउंट उन्हीं को किया जाता है जो काम करे। जैसे मान लो मेरा मकान बनाने के लिए मैं 5 बेलदार लेके आया, 5, जिनमें तो 2 तो कुत्ते की तरह बैठे हुए हैं। तो बताओ मकान बनाया कितने, तीनों ने बनाया, तो क्या इन्होंने काउंट करोगे क्या इनको, इनसे रेट निकालोगे क्या, इन्होंने मकान जल्दी बनाया क्या, ये तो कुछ नहीं कर रहे, तो इन्हें काउंट क्यों कर रहे हो। अरे यस और नो, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करो। समझा तो और भी खतरनाक तरीके से दूंगा लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। ओके, तो बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम, यानी कि पावर का सम इज कॉल्ड 3/2, दैट इज ऑर्डर। तो ये एक फ्रैक्शन ऑर्डर की रिएक्शन है 1.5। अरे ऐसा और नो। अब देखो फिर मैं यहां पर कहीं रुका था कुछ सेकंड के लिए, इन दो जगह पे मैंने अपने मार्कर चेंज करे थे ना। बताओ क्या ये दोनों के एक जैसे हैं क्या। इस के को क्या बोलते हैं, ये वाला के रेट कांस्टेंट है, रेट के साथ रेट कांस्टेंट। और ये जो क्यू के आया ना हमारे बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्क है रेट कांस्टेंट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से कुछ लाइन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, जब आपके पास वीडियो आ जाए तो एक बार उसको प्ले करके सारी लाइन लिख लेना, हर लाइन खतरनाक है जो बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, टाइम ओके है, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, मेरे से इनमें पूछ रहा है रिलेशन। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक बड़ा और एक छोटा। हर क्वेश्चन की ट्रिक है यार, मैं कह रहा हूं ना। देखो कहना तो खैर क्या चाहिए, अब तो इतना टाइम भी नहीं है। मेरी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप केमिस्ट्री का पेपर वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में कंप्लीट करके दे देते हैं। वो अलग बात है, आपने अगर एडवांस लेवल का ही पेपर दे दिया तो टाइम तो लगेगा। लेकिन नीट जैसे लेवल का पेपर उन्होंने 25 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है, और अच्छी रैंक लेके आए, अंडर 100 आए, अंडर 50 भी आए। अरे ऐसा और ना, तो मैंने एक ही चीज जो बार बार फोकस कर रहा हूं, पढ़ना और तरीके से पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पहले मैं इसको बड़े तरीके से सॉल्व कर देता हूं। इसका रेट एक्सप्रेशन बनाइए आप, तो क्या बताओगे, बताओ, डी ए बी 5/dt, डी सी अपॉन डी टी। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, डी ए बी अपॉन डी टी। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, 1/4 डी बी अपॉन डी टी। इनके आगे आप साइन लगा दो, रिएक्टेंट करता है, प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है। अब मेरे से किस किस की बात कर रहा है, ए बी 5 और बी की बात कर रहा है, मतलब इसकी और इसकी बात कर रहा है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। डी ए बी 5/dt बराबर 1/4 डी बी अपॉन डी टी। क्या आपके पास ए बी 5/डी की वैल्यू दे रखी है क्या। यस सर, K1 AB 5 है। अरे यस और नो,
क्या आपकी यहाँ पर 1/4, क्या आपको dB अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है क्या? यस सर, K2AB5 है, K2AB5 है। कुछ काटना है तुम्हारा, AB5 से AB5 कट गया, तो K1 बराबर कितना हो गया? 1/4 K2। तो K2 बराबर कितना हो गया? 4 K1, यानी कि K2 K1 का 4 टाइम है। तो इतना कौन करता है यार, इतना बड़ा? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। एक आदमी के पास 1 रुपया है, 1 रुपया उठाया उसने, एक आदमी ने 4 रुपए उठाए, 4 रुपए। इसकी रेट 1 बार, इसकी रेट 4 बार है। 4 गुना हो गई ना ये, 4 रुपए उठाए हैं। अरे ऐसा 4 रुपए मिले हैं इसको। अब जरा इधर देखो, AB5 के लिए वो K1 कह रहा है, और dB अपॉन dt यानी कि इसके लिए वो K2 कह रहा है, B के लिए। यानी कि इसका 1 मोल बना तब इसके 4 मोल बने, तो मतलब ये इसका 4 गुना है। 4 उठाए ना इसने, तो मतलब K2 4 गुना है। किसका 4 गुना है? K1 का। तो K2 K1 का 4 गुना हो गया ना। अरे हमारी बात समझ में आ गई भाई? R क्या होता है? DC अपॉन dt होता है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन N/V होती है। तो जितना ज्यादा मोल उतने ज्यादा रेट। ये 4 मोल है तो ये 4 गुना हुए। तो चलो बताओ इन दोनों की रेट में क्या फर्क आएगा? AB5 की रेट और AB की रेट दोनों 1-1 मोल है, तो बराबर होगी। शायद समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए मेरे बच्चों। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बी। क्वेश्चन देखो, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी टाइम के नीचे जो लिखा रहता है वो खर्च को बताता है। किसके खर्च को? रिएक्टेंट कितना खर्च हो गया, रिएक्टेंट आधा खर्च हो गया। इसे आप एक्स भी कह सकते हो। T3/4 का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट 3/4 खर्च हो गया। Tx मतलब नीचे जो भी लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो मेरे से सवाल में उसने यही पूछा है कि ये वाला समय बताओ, ये टी बताओ, कौन सा समय है ये टी हाफ है कि T3/4 है कि T7/8 है कि T50% है कि T90% है कि 67.5? न जितने बोले सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं के। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे अगर x का पता लग जाए तो मुझे टाइम का पता लग जाएगा। जैसे मेरे पास आ गया साहब x बराबर 1/2, यानी कि रिएक्टेंट आधा खर्चा होगा, T3/4 मतलब T1/2 हो गया। अगर मेरे पास x की वैल्यू 3/4 आ गई तो मतलब ये T3/4 हो गया। तो x निकालना है, आओ x निकालें। देखो इस पॉइंट पर आपका देखो रिएक्टेंट ये घट रहा है तो मतलब ये रिएक्टेंट है, ये बढ़ रहा है मतलब ये प्रोडक्ट है। इस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तो वो समय निकालना है जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। आपकी रिएक्शन है ए से बी बन रहा है, तो अपन अच्छे से जानते हैं T बराबर 0 पर इसके मोल या इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 है, 1 लिख रखा है। इसकी कितनी है? 0। अरे पिक्चर ही चालू नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? T समय हो गया तो आप क्या लिखोगे? 1 - x, मतलब रिएक्टेंट इतना खर्च हो गया। और यहां पर क्या लिखोगे? x, x ही तो है, 1 है तो 1x। अगर यहाँ गलती से 2 लिखा होता तो आप 2x कर देते। अरे यस सर, नो सर। अब वो क्या कह रहा है कि टी टाइम पर, इस टाइम पर, इस टी डैश पर, एट टी डैश इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, ए की और बी की बराबर हो गई, यानी कि 1 - x बराबर क्या हो गया? x, यानी कि 1 बराबर क्या हो गया? 2x, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 1/2। यानी कि मेरे पास tx आ गया। tx की वैल्यू कितनी आ गई? T1/2, यानी कि कौन सा टाइम है ये? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की बात कर रहा है। x यानी कि कौन सा टाइम है? T1/2 है, t हाफ है। अगर मान लेते हैं गलती से यहाँ 2 लिखा होता, मान लो, तो कुछ भी कर लो ना यार, ये लो 2 लो, ये 2 लो, तो 1 - 2x और ये 2x, तो ये कितना हो गया आपका? उधर जाके बताओ, 3x। तो x बराबर कितना हो गया? 1/3, तो T1/3 हो गया ये। कुछ भी कर लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, कैसे ही कर लो। शायद समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब मैंने तो रायता फैला दिया ना, तो सारे रायता समेट तो लू मैंने क्या क्या किया है। हम्म, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया होगा समझ में मैंने क्या किया है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर कोड भेज देता हूं आपको, इस क्यूआर कोड पे पैसे भेज देना मेरे को। ठीक है बच्चों? ठीक है, अपना अकाउंट खाली कर देना, इस पे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, अगली क्लास आपकी 15 मिनट बाद ऑर्गेनिक की होने वाली है।